नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं तरुण वर्मा दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में, जिसे इमोशनली अनस्टेबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी कहा जाता है। ये बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक काफ़ी कॉमन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, जिसे DSM-4 के हिसाब से एक्सिस 2 पे कैटेगराइज किया जाता है, जिसमें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई और डायग्नोज किया जाता है। इसमें 10 तरह के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स आते हैं, जिसमें से क्लस्टर बी पे 3 क्लस्टर्स होते हैं ABC, जिसमें क्लस्टर बी पे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स जो हैं उनमें बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को कैटेगराइज किया गया है। क्लस्टर बी में अक्सर वो वाले पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स आते हैं जिनमें पेशेंट की जो लाइफ होती है वो थोड़ी देखने में बाकी के बाहरी लोगों को थोड़ी ड्रामेटिक और थोड़ी फ्लक्चुएटिंग लगती है, जिसके अंदर पेशेंट जो है कुछ ऐसे डिसीजंस और एक्शंस लेता है अपनी लाइफ में जिसकी वजह से उसको अपनी लाइफ में थ्रिल पसंद होता है, एडवेंचर पसंद होता है। इसलिए बाहरी दुनिया को देख के ऐसा लगता है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में और अपनी रिलेशनशिप्स में काफ़ी हद तक एक ड्रामेटिक डिसीजंस लेता है, ड्रामेटिक एक्शंस को प्ले करता है। इसलिए इसे ड्रामेटाइजिंग पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में भी डाला जाता है क्लस्टर बी पे, जिसमें से एक होता है बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। हालांकि हम ड्रामेटाइजिंग बिहेवियर के नाम से अगर हम आइडेंटिफाई करेंगे तो शायद हम बहुत हल्के में लेंगे, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि ये जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में जो लोग हैं वो किसी तरीके की कोई ड्रामेटिक एक्शंस लेते हैं। बस उनके पर्सनैलिटी का नेचर इस तरह का होता है जिसमें वो रिलेशनशिप्स, करियर और अपने बहुत सारे डेली एवरीडे एक्शंस में थोड़ा सा थ्रिल और थोड़ा एडवेंचर पसंद करते हैं, जिसके अंदर उनकी लाइफ थोड़ी ड्रामेटिक हो जाती है। अचानक से वो लाइफ में थोड़े सीरियस और अचानक में लाइफ में थोड़े से कैजुअल दिखाई देते हैं। तो इस वजह से उसको लाइफ को उनकी देखा जाता है कि थोड़े ड्रामेटाइजिंग उनके ऊपर एक इम्पैक्ट आता है उनका लाइफ पे। तो क्लस्टर बी में जो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आता है उसको DSM-5 में बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नाम से ही जाना जाता है, जबकि ICD-10 में, जो कि एक और क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, साइकाइट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं, उसमें इमोशनली अनस्टेबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की कैटेगरी में डाला गया है। वो सारे बिहेवियर्स जो एक बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी पर्सन में मिलते हैं वो इमोशनली अनस्टेबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले पर्सन के नेचर में देखे जाते हैं। इसमें 2 कैटेगरीज आती हैं अगेन, या हम कहें कि 2 टाइप्स होते हैं इसके। एक होता है इम्पल्सिव टाइप और एक होता है बॉर्डरलाइन टाइप। तो जो DSM में जो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है उसके अंदर जो बिहेवियर्स, फीचर्स, सिम्टम्स होते हैं वो ICD के इमोशनली अनस्टेबल के बॉर्डरलाइन टाइप में ज़्यादा देखने में आते हैं। तो ICD ने एक अलग कैटेगरी बना रखी है जिसमें उन्होंने इम्पल्सिव टाइप लोग जो होते हैं, जो बहुत गुस्सा, बहुत ज़्यादा एंगर और सडन आउटबर्स्ट शो करते हैं अपने बिहेवियर में दूसरों के अगेंस्ट या चीज़ों के अगेंस्ट, उनको एक अलग कैटेगरी, अलग एक जगह दे दी है। तो इस तरह से DSM और ICD डिफर करते हैं, पर जो बिहेवियर्स हैं, जो सिम्टम्स हैं, वो दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, या ये कहें कि पूरी तरह से सेम ही है, बस नाम डिफर हो जाते हैं और उनकी कैटेगराइजेशन, क्लासिफिकेशन थोड़ी डिफरेंट कर दी जाती है। तो DSM-5 में, या हम कहें कि आमतौर पे जो BPD, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, मतलब BPD में जो बिहेवियर्स पाए जाते हैं वो इस तरह के हैं जिसमें एक परवेजिव पैटर्न मिलता है, जिसके अंदर की पर्सन जो है अपनी इंटरपर्सनल रिलेशंस में, अपने करियर में, अपनी सेल्फ इमेज को लेकर बहुत ही अनस्टेबल दिखाई देता है। एक बहुत ही इनस्टेबल रिएक्शंस वो शो करता है अपनी लाइफ में, जिसमें कि उसके लाइफ के ये सारे एरियाज अफेक्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ जो दूसरा एक कॉमन फीचर है, मैं ये DSM के हिसाब से बता रहा हूँ, जो एक कॉमन और जो सबसे मेन फीचर है वो ये है इम्पल्सिविटी बहुत ज़्यादा शो करते हैं। तो उनमें एडोलेसेंस के टाइम से, मतलब यही 12-14 की एज से शुरू होते हुए या थोड़ा सा लेट एडोलेसेंस में भी हो सकता है, इम्पल्सिविटी डेवलप हो जाती है। गुस्सा और गुस्से के अलावा बहुत रिस्की डिसीजंस लेने वाले उनके अंदर बिहेवियर्स डेवलप हो जाते हैं। रिस्की डिसीजंस या रिस्की एक्शंस, जिसके अंदर वो अपनी लाइफ में कुछ ऐसे अचानक से डिसीजंस ले लेते हैं जिससे उनकी लाइफ किसी ना किसी स्तर पे अफेक्ट हो जाती है। इसके बारे में जस्ट अभी मैं डिस्कस करूंगा। तो इन 2 कैटेगरीज टाइप के बिहेवियर्स को अगर हम देखें तो ये किस तरह से मैनिफेस्ट होते हैं पर्सन की एक पर्सनैलिटी में, उसके नेचर में, इस बारे में कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने जैसे हैं।
तो डीएसएम के हिसाब से अगर हम जाएं तो उसके अंदर जो मेन फीचर्स हैं वो ये हैं कि पर्सन की जो इमोशनल इंटेंसिटी या जो इमोशनल नेचर है उसका वो बहुत ही अनस्टेबल होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा इमोशनल फ्लक्चुएशंस आती हैं। पेशेंट जो होता है वो थोड़े टाइम के लिए अचानक से सैड या अचानक से बहुत हैप्पी या बहुत एंग्जाइटी में महसूस कर सकता है या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो सकता है। तो ये जो मूड की जो फ्लक्चुएशंस आती हैं ये अपनी सिचुएशन के ट्रिगर्स की वजह से आती हैं, जिसमें कई बार बहुत थोड़े से माइनर से ट्रिगर्स भी, बहुत हल्के से रिलेशनशिप में या करियर या किसी भी चीज़ में आने वाले चेंजेस भी उनके अंदर बहुत इंटेंस इमोशनल ट्रिगर्स क्रिएट कर देते हैं, रिएक्शंस क्रिएट कर देते हैं, जिस वजह से वो पर्सन बहुत जल्दी, मतलब बहुत सेंसिटिव वे में बहुत जल्दी रिएक्शन देते हैं, बहुत इंटेंस रिएक्शन देते हैं, और जो कई दिनों तक चलती रहती है या कुछ घंटे भी चलती है, और जिसका इम्पैक्ट वो खुद पर उन पर आता है, या किसी तरह से अगर वो इम्पल्सिव नेचर के हैं तो अपने एनवायरनमेंट पर इफेक्ट डालते हैं। तो इस तरह से इमोशनल इंस्टेबिलिटी इनमें देखी जाती है। हालांकि ये जो मैं इमोशनल इंस्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ ये रिएक्शन को ध्यान में रख के बात कर रहा हूँ, पर इसके अलावा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में वो इमोशनल फ्लक्चुएशंस मूड में भी फील कर सकते हैं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि उनकी जो रिलेशनशिप्स होती हैं इंटरपर्सनल, खासकर की क्लोज रिलेशनशिप्स जो होती हैं वो बड़ी अनस्टेबल होती हैं। ये जो अपनी रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट है वो जल्दी कर नहीं पाते, मिसट्रस्ट की फीलिंग से बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहते हैं, फियर ऑफ अबेंडनमेंट होता है, मतलब मुझे छोड़ दिया जाएगा या ये जो पर्सन है ये मुझे किसी तरह से रिजेक्ट कर देगा, छोड़ देगा, किसी और में इंटरेस्ट लेगा या किसी और तरफ ज़्यादा ये ध्यान देने लगेगा ये पर्सन। ऐसी फीलिंग्स जो होती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं, जिस वजह से रिलेशनशिप्स में कई बार ये कुछ ऐसे एक्शंस ले लेते हैं जिस वजह से इनकी रिलेशनशिप्स बहुत ही टॉक्सिक, बहुत डिसफंक्शनल और बहुत डिस्टर्ब्ड रहती हैं। और अक्सर ये अपनी लाइफ में क्लोज रिलेशनशिप्स कई बार बनाते हैं, जिसमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से शुरू करके अगर हम देखें तो फ्रेंड्स भी हो सकते हैं और फैमिली मेंबर्स तक भी ये चीज़ आती है, जिसमें वो अपने फैमिली मेंबर्स से भी कई बार बहुत एक्सटेंडेड पीरियड के लिए ब्रेक कर लेते हैं और उनसे हट जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं। तो फैमिली मेंबर्स हो गए, अपने फ्रेंड सर्कल हो गए, अपने कलीग्स हो गए, या अपने जो बहुत इंटीमेट क्लोज रिलेशनशिप्स हैं अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्बैंड वाइफ, इनके प्रति इनमें बहुत इनस्टेबिलिटी दिखाई देती है। तीसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इनकी जो सेल्फ इमेज होती है, अपने को देखने का जो इनका नजरिया होता है वो बड़ा अनस्टेबल होता है। अगेन यहाँ हर चीज अनस्टेबल होगी, मतलब कभी बहुत अच्छा तो कभी बहुत खराब, कभी अपने को बहुत कॉन्फिडेंट बहुत वर्दी फील करेंगे तो कभी अपने को बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट वर्थलेस फील करेंगे। तो सेल्फ इमेज, या भले वो इमोशंस हो, मूड हो, अपने फ्यूचर गोल्स को लेकर हो या अपने रिलेशंस को लेकर हो, सडनली उनके अंदर एक चीज बहुत पॉजिटिव साइड दिखाई देगी तो कभी कभी कुछ टाइम के लिए वो बहुत नेगेटिव साइड दिखाई देगी। इसीलिए इसको अनस्टेबल कहा जाता है डिसऑर्डर, और साथ ही साथ इसको बॉर्डर लाइन कहा जाता है। मतलब ये पर्सन जो है ना ये फुल्ली मैच्योर है ना ये फुल्ली इमेच्योर है, ना ये फुल्ली स्टेबल है ना ये फुल्ली अनस्टेबल है। फुल्ली अनस्टेबल क्या होगा, एक शायद एक साइकोटिक पर्सन को हम फुल्ली अनस्टेबल कहेंगे, पर ना ये एक एक्सट्रीम पर लाई करते हैं ना दूसरे एक्सट्रीम पर लाई करते हैं। तो ये फ्लक्चुएट करते रहते हैं मैच्योरिटी की डोमेन में या स्टेबिलिटी की डोमेन में अगर हम कहें तो। इमोशनली अनस्टेबल की बात करी, रिलेशनशिप इंस्टेबिलिटी की बात करी, अब आ जाता है सेल्फ इमेज की इंस्टेबिलिटी। सेल्फ इमेज की इंस्टेबिलिटी मतलब ये खुद को कई बार बहुत पॉजिटिवली नहीं देखते और कभी कभी बहुत अपने को स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट मानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनके लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस भी अक्सर मिल जाते हैं जहां इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है, जहां लोगों ने इनकी एबिलिटीज़, इनकी स्किल्स, नॉलेज को बहुत अप्रिशिएट किया है, इनको बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिला है, जिससे इनकी सेल्फ एस्टीम का एक पहलू जो है वो ऐसा है जिसमें ये अपने को बहुत कुछ मानते हैं, समझते हैं। पर दूसरी तरफ इनको एक ऐसा इनवैलिडेटिंग एनवायरनमेंट भी मिला है जहां पर इनको क्रिटिसाइज किया गया है, इनको बहुत ह्यूमिलिएट किया गया है, इनकी बेइज्जती की गई है, इनका एब्यूज ट्रॉमा किया गया है, जिस वजह से इनके अंदर अपनी एक सेल्फ इमेज जो है वो बड़ी ही नेगेटिव भी होती है और अपने को बहुत डी वैल्यू करते हैं। ये अपने बारे में बहुत हद तक ये एक पॉजिटिव ऐसी सेल्फ इमेज कंसिस्टेंटली नहीं रखते जिसके बेसिस पे ये अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन दे सकें। तो नेगेटिव सेल्फ इमेज और पॉजिटिव सेल्फ इमेज ये दोनों तरीके की चीज कैरी करते हैं। कभी कभी ये एक सेल्फ इमेज में ज्यादा सोचने लगते हैं तो कभी दूसरे में सोचने लगते हैं। तो इस वजह से वो ये नहीं डिसाइड कर पाते कि हम एक्चुअल में कैसे हैं, हम एक्चुअल में स्ट्रांग हैं या नहीं हैं, हम अंडर कॉन्फिडेंट हैं या नहीं हैं, हमें इम्प्रोवाइज ही करते रहना है लाइफ में खुद को और बेटर बनाते जाना है, या हम अपने में सफिशिएंट हैं, अपने में जैसे हैं वो बिल्कुल ठीक है, तो हमारे को बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें इनके अंदर हमेशा एक इनस्टेबिलिटी दिखाई देती है। तो सेल्फ इमेज को लेकर, अपनी वर्थ, अपनी एबिलिटीज, अपनी स्किल्स को लेकर, और इसी का कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन इनके करियर, इनके गोल्स पर भी आ जाता है। तो अगला एक पॉइंट होगा कि ये अपनी जो लाइफ के जो गोल्स हैं करियर रिलेटेड और फ्यूचर में जो खुद को डायरेक्शन देनी है उसमें ये अनस्टेबल होते हैं।
तो कई बार ये क्या करते हैं, अपनी लाइफ को डायरेक्शन देने के लिए अक्सर अपने करियर, अपने कोर्स बदल लेते हैं। जैसे ग्रेजुएशन इन्होंने एक कोर्स में करी, पोस्ट ग्रेजुएशन दूसरे में करी, या कुछ टाइम तक एक पर्टिकुलर एरिया में जॉब करी, फिर सडनली इन्होंने अपना पूरा एरिया ही बदल लिया। अगर हम कहें एक स्टेबल पर्सन की क्वालिटी क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत कभी कभी उसके अंदर कंफ्यूजन आ सकती है, या अपने पास्ट को लेकर उसे लग सकता है कि मैंने शायद सही डिसीजन नहीं लिया था, बट वो काफी सालों तक एक बार अपने लाइफ का डिसीजन अगर चेंज करता भी है अगर करियर का, तो वो आगे आने वाले टाइम में उसको परसिस्ट कर सकता है, उसको मेंटेन कर सकता है। या अगर उसने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में एक टाइप का कोर्स कर लिया, तो उसके बाद चांसेस हैं कि वो उसी एरिया में अपनी जॉब करेगा। ज्यादा से ज्यादा जॉब का थोड़ा सा नेचर बदल जाएगा, या जॉब का अपना एक एरिया बदल सकता है। जैसे आज वो प्राइवेट जॉब कर रहा है तो कल को वो बिजनेस कर लेगा, या गवर्नमेंट जॉब कर लेगा, या एक जगह जॉब कर रहा है तो दूसरी जगह ढूंढ लेगा। पर स्टेबिलिटी होगी, कम से कम एक फील्ड में, एक करियर में वो कुछ करना चाहता है, बनना चाहता है, वो अपने को फ्यूचर में इस पर्टिकुलर फील्ड में अपने को स्टेबल देखता है कि मेरा फ्यूचर है, मेरे को पैसा कमाना है, परिवार पालना है, अपनी जरूरतें पूरी करनी है, थोड़ा अमीर बनना है, और अपनी एक प्रोफेशनल ग्रोथ चाहिए। बॉर्डरलाइन पर्सन के साथ क्या इश्यूज आएंगे कि वो अक्सर एक एरिया में अपने को बहुत ज्यादा सक्सेसफुल इमेजिन ही नहीं कर पाएंगे। उनमें अपने को दूर, लॉन्ग टर्म में एक दूरदर्शी होकर एक स्टेबल, एक ग्रोइंग पर्सन के तौर पे देखना बड़ा मुश्किल होता है। मतलब वो कंफ्यूज रहते हैं कि एक्चुअल में हम बनना क्या चाहते हैं। हमें पेंटर बनना है, क्रिएटिव पर्सन बनना है, म्यूजिशियन बनना है, या हमें एक जॉब चाहिए, एक आईटी टेक्निकल जॉब में रहना चाहते हैं, या मुझे डांसर बनना है, किसी और आर्ट में जाना है, या मुझे बिजनेस करना है। और वो अलग अलग टाइम पे पूरी तरह से एक शिफ्ट ले लेते हैं अपने करियर में। तो ये जो अचानक से या प्लान करके भी एक शिफ्ट लिया जाता है, अक्सर वो काफी टाइम सोचते भी हैं इस चीज के ऊपर कि हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए शिफ्ट। तो वो सोचना तो चलता है, वो एंजाइटी, वो वरीज तो चलती हैं, बट एक प्रोफेशन में अपने को बहुत ज्यादा टाइम तक अक्सर वो स्टेबल फील नहीं कर पाते हैं। उनको हर चीज थोड़े टाइम बाद नेगेटिव दिखाई देने लगती है उस प्रोफेशन में। उनको लगता है शायद हमने ये डिसीजन ठीक नहीं लिए थे, शायद हम फिट नहीं है इस प्रोफेशन के लिए। किसी ना किसी तरह का ऐसा एक कॉन्फ्लिक्ट, डिलेमा उनके माइंड में चलता रहता है, जिस वजह से वो अक्सर बदल लेते हैं। तो करियर गोल्स और फ्यूचर के जो भी अपने प्लानिंग्स हैं उसको लेकर एक इनस्टेबिलिटी दिखाई देती है। तो इसमें भी एक बॉर्डरलाइन स्टेट हम देखेंगे, ना इधर वो अपने को फील करते हैं। नेक्स्ट जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इंस्टेबिलिटी के अलावा, वो होती है इंपल्सिविटी। ये मैं डीएसएम के हिसाब से बात कर रहा हूं। डीएसएम ने सारे जो बिहेवियर्स हैं उनको भी एक साथ इंक्लूड किया हुआ है। आईसीडी के हिसाब से जब मैं बताऊंगा तो उसमें मैं दोनों को अलग करके बताऊंगा। तो इंपल्सिविटी तो बॉर्डर लाइन में मिलेगी ही मिलेगी, जिसमें इंपल्सिविटी एंगर की फॉर्म में यहां पे बात नहीं हो रही। इंपल्सिविटी का मतलब है अचानक से कुछ कर लेना, जिसमें से 2-3 एरियाज अक्सर हो सकते हैं, जैसे कि अपने ड्रग्स या अल्कोहल का इंटेक करना। तो ये इंपल्सिवली डिसाइड करते हैं ड्रग या अल्कोहल ले लेना। बहुत टाइम से प्लान किया था कि नहीं लेंगे, फिर अचानक से गिव अप कर देते हैं और ले सकते हैं। तो या कोई फ्रेंड के साथ किसी कंपनी में है, जैसे मैंने पहले बताया कि अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये ज्यादा इंपल्सिव एक्शंस ले सकते हैं। अपने आप ले रहे हैं, आइसोलेशन में ले रहे हैं, शायद जरूरी नहीं है, बट अगर वो किसी ऐसी सिचुएशन में है जहां चांसेस है कि वो एक इंपल्सिव एक्शन ले सकते हैं, अक्सर लेते ही हैं, जिसमें सब्सटेंस अब्यूज, अल्कोहल, ड्रग का इंटेक आ सकता है, जिसमें सेक्सुअल रिलेशंस बनाने का एक उनका बिहेवियर जो कि कॉमनली देखने में आ सकता है। उसके अलावा बहुत तेज ड्राइविंग पे या लॉन्ग ड्राइव पे या ट्रैवलिंग के लिए निकल जाते हैं, ये हो सकता है। पैसा खर्च करना, बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा खर्च कर देना, ये इसके अंदर शामिल हो सकता है। बिंज ईटिंग, बहुत ज्यादा खा लेना, ये बिहेवियर इसके अंदर इंक्लूडेड हो सकते हैं। यहां ध्यान रखना है कि इस इंपल्सिविटी के अंदर सेल्फ हार्म वाले बिहेवियर नहीं है फिलहाल, उसको एक अलग पॉइंटर में डाला जाएगा। तो नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाता है वो आता है सेल्फ हार्म बिहेवियर, सुसाइडल बिहेवियर। ज्यादातर मामलों में तो ये सेल्फ हार्म बिहेवियर होता है, जिसके अंदर सबसे कॉमनली देखा जाता है हाथ पैर या कोई एरिया बॉडी का उस पर कट मार्क मार देना। ज्यादातर ये ऐसे एरिया पे कट मार्क मारते हैं जो कि दूसरों को दिखाई ना दे, जैसे थाइज, इनर लेग्स हो जाती हैं, या अपना कोई बॉडी का चेस्ट या स्टमक या कुछ ऐसा एरिया हो सकता है। या अगर हाथ पे भी कट मारेंगे, ज्यादातर पेशेंट्स तो शुरुआती स्टेजेस में तो देखा जाता है वो अपने हाथ पर ऐसे कट मारते हैं एडोलेसेंस में, जो दिखाई दे सकते हैं। पर जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ जाती है, ये बिहेवियर बहुत ज्यादा रिपीट होता है। ये जब इनको लगता है हम दूसरों को दिखा नहीं सकते, या दूसरों के साथ हमें शेम महसूस होगा, या नहीं चाहते दूसरे को परेशान करना, तो ये हिडन पार्ट्स पे कट कर सकते हैं। जैसे यहाँ शोल्डर में इधर की तरफ कट कर देंगे, चेस्ट की तरफ कट करेंगे, स्टमक या थाइज में कट करेंगे, जो कि इजीली दिखाई नहीं देंगे दूसरों को। तो अक्सर इस तरीके के चेंजेस भी उनमें सेल्फ म्यूटिलेटिंग या सेल्फ हार्म बिहेवियर में दिखाई देता है।
ओवरडोज मेडिसिन का कर लेना, ये बहुत कॉमनली दिखाई देता है, क्योंकि ज़्यादातर ये जो पेशेंट्स होते हैं ये किसी ना किसी टाइम पर मेडिकल ट्रीटमेंट ले ही रहे होते हैं, डिप्रेशन या एंजाइटी या एंगर है किसी प्रॉब्लम को लेकर। तो इस वजह से जब उनको बहुत ज़्यादा इंटेंस सैडनेस या वर्थलेसनेस फील होती है या बहुत ज़्यादा खुद को लेकर एक एंगर फील होता है, तो उसमें वो मेडिसिन का, खासकर कि नींद की गोलियों का, ये सेल्फ हार्म मतलब ओवरडोज कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक और कॉमन देखा जाता है वो आता है कि पंच करना। ये दीवार पर, जमीन पर या किसी भी हार्ड सरफेस पर पंच करते हैं, भले वो हाथ से पंच करें, ऐसे पंच कर सकते हैं, या फिर अपना सर मार सकते हैं, कोई चीज उठाकर अपने सर पे मार सकते हैं, या किसी भी तरह से खुद को बहुत जोर से अपने दीवार पर पुश कर सकते हैं, जिससे कोई ना कोई बॉडी पार्ट वो इंजर अक्सर कर देते हैं। तो एक पंच मारने वाला, बैंग करने वाला, अपने को हिट करने वाला बिहेवियर होता है, या खुद को मारने वाला बिहेवियर हो सकता है। और खुद को मारने के लिए ये हल्की चीज से लेकर बहुत डेंजरस चीज का भी यूज कर सकते हैं। सिंपल कोई अपने को पेन पेंसिल से मार सकते हैं, या अपने को किसी डंडे से मार सकते हैं, या कई बार बेल्ट से भी खुद को मार लेते हैं, या कोई भी चीज उठाकर, बोतल हो गई या कुछ हो गई, अपने सर पे मार सकते हैं। किसी भी तरीके से अपने को ये मार सकते हैं। और जो एक नेक्स्ट सेल्फ हार्म बिहेवियर आता है वो आता है खुद को जला लेना। या तो आग से जला लेंगे या कोई गर्म चीज खुद के ऊपर डाल लेंगे। इस तरह से ये खुद को हार्म करने का बिहेवियर शो करते हैं। और जब बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड मूड हो या किसी किसी कंडीशन में देखने में आता है कि सुसाइडल बिहेवियर होता है, मतलब जिसमें हम ये कहें कि सेल्फ हार्म से ज्यादा मरने का इंटेंट जहां पर मौजूद होता है। सेल्फ हार्म में ज्यादातर मरने का इंटेंट मौजूद नहीं होता, क्योंकि ये बस खुद को इमोशनली नंब, इमोशनली थोड़ा सा डिटैच करने का तरीका होता है। इमोशनल साइकोलॉजिकल पेन से खुद को हटाने का तरीका है कि खुद को फिजिकली हार्म करो, जिससे कि इमोशंस जो है वो सुन्न पड़ जाएंगी, नंब हो जाएंगी, जिससे कि उनके अंदर अपना इमोशनल पेन टॉलरेट करने की क्षमता आएगी, और साथ ही साथ वो उस तरह से डिस्ट्रैक्ट कर पाएंगे और अपने माहौल से अपने को अलग कर पाएंगे। तो फिजिकल हार्म, सेल्फ हार्म, कहीं ना कहीं उसका मोटिव होता है अपने को इमोशनली सूद करना या किसी तरह से एंगर निकालना। पर जब बहुत ज्यादा डिप्रेसिव फीलिंग हो, होपलेसनेस बहुत ज्यादा हो, तो सुसाइडल बिहेवियर भी दिखाई दे सकता है। जैसा पहले बताया कि कुछ इंटेंस इमोशनल रिएक्शंस इनके अंदर देखने में आती हैं। अक्सर ये आता है कि इनके अंदर इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, एंगर या एक डिस्फोरिक स्टेट ऑफ माइंड, जिसके अंदर जस्ट वो बैड फील कर रहे हैं, बुरा फील कर रहे हैं, जोन्ड आउट फील कर रहे हैं, ऐसे स्टेट्स भी उनके साथ अक्सर एक्सपीरियंस करने में आते हैं, जिसमें वो अपने को पूरी तरह से आइसोलेट कर सकते हैं। या यही वो ऐसे टाइम होते हैं जब ज्यादातर क्लाइंट्स जो होते हैं वो सब्सटेंस अब्यूज करते हैं, क्योंकि अपने उस इंटेंस नेगेटिव, बहुत ही नेगेटिव एक्सपीरियंस से डील करने के लिए उनको कोई तरीका चाहिए कोप करने का। तो अक्सर ये पेशेंट्स क्या करते हैं, अनहेल्दी कोपिंग स्ट्रेटजीज यूज करते हैं, जिसमें सब्सटेंस अब्यूज सबसे कॉमन आता है, या जैसे मैंने सेल्फ हार्म की बात करी। तो ये जो इमोशनल स्टेट्स होते हैं जो कुछ घंटों से लेकर कभी कभी कुछ दिनों तक बने रहते हैं, इसको वो अक्सर फेस करते हैं। साथ ही साथ इसके जो सबसे एक और कॉमन फीचर देखने में आता है वो आता है फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस। खालीपन महसूस करते हैं, लगता है कि लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, लगता है कि लाइफ जो है वो किसी लायक नहीं है, इसको चलाने का, बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, एग्जिस्टेंशियल डिलेमास आते हैं, माइंड में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ऐसे थॉट्स आ जाते हैं कि इस दुनिया में जीने का फायदा क्या है, हमने लाइफ में पाया क्या, लाइफ में सब कुछ करके भी क्या मिलेगा। एक हर चीज में एक एम्प्टीनेस, एक खालीपन, एक एग्जिस्टेंशियल, एक वैक्यूम सा दिखाई देता है। और इसी के साथ जुड़े होते हैं इनके डिसोसिएटिव एक्सपीरियंसेस, मतलब ये अक्सर अपने को रियलिटी से कटा हुआ पाते हैं। इनको लगता है कि रियलिटी जो है वो उनसे अलग है, या वो इस दुनिया का हिस्सा नहीं है, या कभी कभी लगेगा कि मैं अपनी बॉडी में प्रेजेंट ही नहीं हूँ, मेरी बॉडी अपने आप चल रही है, ऑटोमेटिक है, मेरे बॉडी पर कंट्रोल नहीं है, मेरा अपने एनवायरनमेंट पर, अपनी लाइफ पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो एक डिटैच्ड सेंस डिसोसिएटिव सिम्टम्स की फॉर्म में भी दिखाई दे सकते हैं। और यही चीज कभी कभी जब बहुत स्ट्रेस के साथ देखने में आती है, तो इसके अंदर कुछ रियलिटी से इस हद तक डिस्कनेक्शन हो सकता है, ये डिसोसिएट हो सकते हैं, या रियलिटी से कांटेक्ट टूट सकता है, जिसमें कि इनको पैरानॉइड आइडिएशन, शक की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने में आ सकती है। परसिक्यूटरी टेंडेंसीज हो जाती हैं कि दूसरे मेरा नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, दूसरे मेरे को हार्म करना चाह रहे हैं, या अपने पार्टनर पर इनको बहुत ज्यादा शक होता है। पैरानॉइड डिल्यूजन्स तक डेवलप हो जाती हैं। ब्रीफ साइकोटिक एपिसोड्स बहुत कॉमनली इनमें देखने में आते हैं। जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है तो उस केस में इनको अक्सर ऐसा लगता है कि दूसरे जो है वो मुझे हार्म पहुंचाना चाह रहे हैं, या दूसरे जो है वो मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, मेरी बात नहीं मान रहे हैं, चीजें मेरे हिसाब से नहीं चल रही हैं। तो ऐसा लग रहा है कि दूसरे प्लान करके मेरे काम, बिगड़े काम जो है उनको बनाना नहीं चाह रहे, दूसरे मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे। तो ऐसे में पैरानॉइड टेंडेंसीज बहुत होंगी।
डिल्यूजन्स ऑफ इनफाइडेलिटी कि मेरा पार्टनर जो है वो मुझे चीट कर रहा है या कर रही है, ये वाली फीलिंग्स इनमें बहुत कॉमनली देखने में आती हैं। ग्रैंडियोस फीलिंग्स या ग्रैंडियोस थॉट्स जो होती हैं वो इनमें इतनी देखने में नहीं आती। इलेटेड मूड होगा, बहुत हाइपर या बहुत मैनिक फेज में होंगे तब शायद देखने में आ सकते हैं, पर ज्यादातर इनके अंदर पैरानॉइड टेंडेंसीज देखने में आती हैं। तो ये थे कुछ सिम्टम्स, बिहेवियर्स जो मैंने आपसे डिस्कस किए जो बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में देखने में आते हैं। इसके अलावा पिक्चर जो है वो काफ़ी फ्लक्चुएटिंग होती है। हर पेशेंट में बहुत क्लियरली कई बार बिहेवियर्स आइडेंटिफाई नहीं किए जा पाते। कई बार पेशेंट्स का डायग्नोसिस जो है उसको टाइम लगता है। एडोलेसेंस में खासकर बड़ी मिक्स्ड पिक्चर आती है। 2 से 3 डिसऑर्डर्स भी ओवरलैप कर सकते हैं, जिस वजह से कई बार कंफ्यूजन हो जाती हैं डॉक्टर्स को कि इनको ठीक से डायग्नोस किया जा सके। और अक्सर इनके अंदर कोमॉर्बिडिटी बहुत मिलती है, जैसे साइकोटिक एपिसोड की बताई, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर जिसमें यूनिपोलर डिप्रेशन होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर की कुछ ना कुछ ऐसे भी इनके अंदर केसेस मिल जाते हैं। और साथ ही साथ ADHD की बचपन में कोई प्रॉब्लम रही हो, या इनके अंदर OCD के ट्रेट्स या OCD के बिहेवियर्स मिल सकते हैं। साथ ही साथ एंजाइटी डिसऑर्डर्स, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर्स भी काफ़ी कॉमनली देखने में आता है। तो कोमॉर्बिडिटी जो है वो हम कई लेवल पर देखेंगे। जो एक्सिस 1 डिसऑर्डर्स होते हैं वो कई लेवल तक हमें देखने में मिल सकता है। अलग अलग मिक्स पिक्चर्स दिखा सकते हैं ये पेशेंट। तो अक्सर क्या, जब पेशेंट जब हमारे पास क्लिनिक में आता है तो अक्सर वो बॉर्डरलाइन की बजाय किसी और डिसऑर्डर की वजह से आता है। सब्सटेंस अब्यूज हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, बाइपोलर हो सकता है, OCD भी कई बार होता है। बट प्रॉपर टाइम स्पेंड करने के बाद, सेशंस लेने के बाद और प्रॉपर इंक्वायरी करने के बाद ही थोड़े टाइम बाद क्लियर होता है कि ये पर्सन को बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी है। कुछ पेशेंट्स कोर बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी के सिम्टम्स के साथ ही हमें रिपोर्ट करते हैं, जिसमें इंपल्सिविटी, मूड फ्लक्चुएशंस या रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स के लिए वो मेनली कंसल्ट करते हैं। रिलेशनशिप के लिए कंसल्ट करना एक सबसे मेजर रीजन में से एक होता है जिस वजह से BPD के पेशेंट्स कंसल्ट करते हैं। हालांकि अगर उनका पास्ट को एक्सप्लोर किया जाए तो एक परवेजिव पैटर्न दिखाई देता है इनस्टेबिलिटी का, जिसके बेसिस पे डायग्नोस हो पाता है। अच्छी चीज ये है कि बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जब टीनेज में या अर्ली एडल्टहुड में डेवलप होता है वो अपने पीक पर पहुंचता है। फिर 25-30 की एज तक आते आते इसके अंदर सिम्टम्स में कमी आने लगती है, और अक्सर देखा जाता है कि 30s-40s की एज तक जाते जाते करीब करीब 50% लोग, अलग अलग तरीके का डेटा अवेलेबल है, पर करीब करीब 50% तक लोग भी इससे ऑलमोस्ट रिकवर कर चुके होते हैं। काफी हद तक उनकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ जाती है विद टाइम। तो हम कह सकते हैं कि एक यंग एज की इंपल्सिविटी और इनस्टेबिलिटी का कहीं ना कहीं एक डिसऑर्डर है। हालांकि बहुत सारे केस ऐसे भी हैं जिनमें पर्सन लाइफ टाइम रिकवर नहीं कर पाता, इसलिए लॉन्ग टर्म थेरेपी की इसके अंदर बहुत ज़रूरत होती है। और सबसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म थेरेपी में रहने वाले जो पेशेंट्स होते हैं, अगर हम क्लिनिकल डिसऑर्डर्स एक्सिस 1 वाले छोड़ दें तो एक्सिस 2 पे जो सबसे लंबा ट्रीटमेंट में रहने वाले पेशेंट्स होते हैं वो BPD के पेशेंट्स ही होते हैं। सबसे कॉमनली जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में पेशेंट जो कंसल्ट करते हैं वो भी BPD के ही होते हैं। यहाँ तक कि सबसे आम पाया जाने वाला पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी BPD होता है, जो कि करीब करीब 2 से 3% लोगों में मिल सकता है, जबकि इससे ज़्यादा भी इसका इंसिडेंस हो सकता है। स्पेशली आज के ज़माने में जहाँ डिसफंक्शनल रिलेशनशिप्स, इतना डिस्ट्रक्टिव फैमिली एनवायरनमेंट्स होते हैं, उस केस में इसका जो प्रिवेलेंस है वो काफ़ी गुना बढ़ चुकी है। अमेरिकन सोसाइटी में, वेस्टर्न सोसाइटीज़ में इसका इंसिडेंस ज़्यादा होता है, जबकि ईस्टर्न एशियन सोसाइटीज़ जो हैं, इंडिया जैसी जो कंट्रीज, चाइना जैसी कंट्रीज हैं, यहाँ इसका जो प्रिवेलेंस है वो रिलेटिवली थोड़ा कम होता है। तो काफ़ी सारे पैटर्न्स में चेंजेस देखने में आते हैं। फीमेल्स ज़्यादा कंसल्ट करती हैं डॉक्टर्स को, साइकेट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को BPD के लिए, जबकि मेल्स कम कंसल्ट करते हैं। पर ऐसा देखा गया कि मेल्स में भी ऑलमोस्ट इक्वल लेवल पर ही एग्जिस्ट करता है। ये अलग अलग स्टडीज़ के थ्रू पाया गया है। लास्ट में जाते जाते इस वीडियो को खत्म करते करते जस्ट एक ICD के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पर फोकस करूंगा। ICD ने इंपल्सिविटी और बॉर्डरलाइन स्टेट्स को अलग किया है इमोशनली अनस्टेबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में। इंपल्सिविटी में उन्होंने स्पेसिफिकली इंपल्सिव बिहेवियर्स पर फोकस किया है, जिसमें इंपल्सिव वाले जो टाइप होता है उसके अंदर स्पेसिफिकली एक्सटर्नलाइजिंग बिहेवियर्स होते हैं। मतलब बॉर्डरलाइन टाइप के जो मेनली जो सारे फीचर्स होंगे वो तो एग्जिस्ट करेंगे, पर ज्यादातर जो प्रिडोमिनेंट पिक्चर होगी, हावी होने वाली जो उनके अंदर जो सिम्टम्स होंगे वो होंगे इंपल्सिविटी ओरिएंटेड। गुस्सा करना, पेशेंस ना होना, रिलेशनशिप्स में बहुत ज्यादा भड़कना, वर्बल या फिजिकल एग्रेशन शो करना, चीजें तोड़फोड़ करना, पेशेंस का ना होना, किसी लॉन्ग टर्म गोल के लिए या किसी लॉन्ग टर्म चीज के लिए अगर उन्हें वेट करना है वो ना कर पाना,
जल्दी से जल्दी हर चीज़ चाहिए, जिस वजह से एंग्जाइटी भी हो सकती है, और साथ ही साथ सब्सटेंस अब्यूज़ का भी इनके अंदर जो रेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। एम्पैथी की कमी अक्सर दिखाई देती है, मतलब ये दूसरे की इमोशंस को और दूसरे के मेंटल स्टेट को रीड नहीं कर पाते, दूसरे का पर्सपेक्टिव नहीं देख पाते। ये इनमें काफ़ी कॉमनली देखने में आता है। रिलेशनशिप्स जो इनकी टूटती हैं वो बहुत कॉमनली एंगर की वजह से टूटती हैं, और ये खासकर रोड रेज या अनजान लोगों के साथ भी लड़ने का इनके अंदर बिहेवियर देखा जाता है। तो ये कुछ ऐसे बिहेवियर हैं जो इंपल्सिविटी ओरिएंटेड ज़्यादा हावी होते हैं इनमें। इसके अलावा बाकी बॉर्डरलाइन ट्रेट्स तो इनमें होंगे ही होंगे। अब जो दूसरा जो इमोशनली अनस्टेबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ईयूपीडी का जो दूसरा टाइप है वो है बॉर्डरलाइन टाइप। इसके अंदर बाकी के इंपल्सिविटी के अलावा फीचर्स ज्यादा प्रिडोमिनेंट होते हैं, या ये कहें कि इंपल्सिविटी इनमें इतना कोर फीचर नहीं होता इनकी पर्सनैलिटी का। तो इसके अंदर सेल्फ इमेज की कंफ्यूजन्स, इंस्टेबिलिटी, करियर की इंस्टेबिलिटीज, रिलेशनशिप इंस्टेबिलिटीज, फीलिंग्स ऑफ एम्प्टीनेस, डिसोसिएशन, और वो इमोशनल फ्लक्चुएशंस, डिप्रेसिव और एंग्जाइटी वाले सिम्टम्स इनमें ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये इंटरनलाइजिंग बिहेवियर ज़्यादा शो करेंगे। मतलब इनके अंदर स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन को अपने अंदर ही अंदर इनके अंदर दबाने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, जबकि इंपल्सिव वालों में अपने अंदर जो फ्रस्ट्रेशन, इरिटेबिलिटी है वो दूसरों पर निकालने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो इस तरह से हम इन दोनों को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ये रहा सारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन बीपीडी के बारे में। बीपीडी के बारे में बहुत सारी डिस्कशन की जा सकती है और मैं आगे के वीडियोस में करूंगा। ये एक छोटा सा एफर्ट है बीपीडी को डिस्क्राइब करने का। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर अगर आपको है या आपके फैमिली मेंबर में है, मैं कहूँगा इसको ढंग से समझना, जानना, इसकी प्रॉपर एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रॉपर एजुकेट नहीं किया खुद को बीपीडी के बारे में तो इसको ठीक करना बहुत मुश्किल होगा। दवाइयों पर निर्भर रहना है, थेरेपी पर निर्भर रहना है, फ्रेंड्स फैमिली के साथ कैसे रिलेशन हो, करियर डिसीजन लेने, सब बड़ी कंफ्यूजन होती हैं। प्रॉपर रेगुलर ट्रीटमेंट में रहना, लंबे टाइम तक ट्रीटमेंट में रहना जरूरी है। साथ ही साथ जरूरी है कि आप इसके बारे में सही जानकारी भी लें। मैं जो भी जानकारी यहाँ अपने चैनल पर देने की कोशिश करूंगा वो थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है। बहुत ब्रीफ इंफॉर्मेशन, डिटेल्स में अक्सर नहीं देता, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि आप अच्छे से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में जानें और इन प्रॉब्लम्स के बारे में जानकर सही डिसीजन, सही एक्शंस ले पाएँ। इसलिए मेरी वीडियोस अक्सर 20 से 30 मिनट के अराउंड होती हैं, जबकि ऐसा कहा जाता है कि यूट्यूब वीडियोस 10-12 मिनट तक होनी चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट तक। तो मेरा जो ज़्यादा लंबी वीडियोस बनाने का पर्पज़ एक ये होता है कि आप अच्छी और ज़्यादा क्लियर और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ले पाएँ। तो आगे भी मैं बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में और फर्दर डिस्कशंस करूंगा। बहुत कुछ है इस पर डिस्कस करने को, कॉजेस के बारे में, लाइफ कंडीशंस के बारे में, उनके मेंटल स्टेट के बारे में। एक एक सिम्टम को अगर यहाँ पे पकड़ लिया जाए तो उस पर बहुत लंबी डिस्कशन हो सकती है। मैं धीरे धीरे इसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ों की डिस्कशन करूंगा और आपको एजुकेट करने की एक प्रयास करूंगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो लाइक करें, वीडियो के नीचे कोई कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, और साथ ही साथ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और यूज़फुल वीडियोस की जानकारी टाइमली मिल सके जो आपके इंटरेस्ट की हो, जिसे आप देख सकें। धन्यवाद।